हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम लिमिट फार्मा क्लासेस। आज हम हमारी टेस्ट सीरीज एक तरह से शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये हम 4000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, 4000 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके, जो आपके CISF के लिए कंप्लीट सिलेबस को लगभग हम ये 2 महीने में पूरा कर लेंगे अपना। ठीक है, हमारा तो लगभग 4000 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, इंपॉर्टेंट 4000 क्वेश्चन। आप ये भी पढ़ते हैं और अपनी थ्योरी क्लासेस भी हम बीच में डालते रहेंगे। अगर वो सब आप अटेंड करते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन पक्का है CISF फार्मासिस्ट में, या जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के एंट्री देंगे आप। ठीक है, 4000 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके। डेली आपकी लगभग क्लास रहेगी मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, 7 AM और वही आपके 7 PM। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 25 MCQ सुबह, 25 MCQ शाम को। और अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है, जैसे क्वेश्चन किसी को कोई डाउट आता है वैकेंसी को लेके, ठीक है, वैकेंसी में सीटों को लेके, तो ऐसा कोई भी डाउट अगर स्टूडेंट्स को रहता है तो उसके लिए हम लाइव क्लासेस भी ले आएंगे। ठीक है, लाइव क्लास ले आएंगे आपके 9:30 से रात को 9:30 बजे के आसपास से। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स को बता दूंगा, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जैसा भी रहेगा। तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 2 महीने रहेंगे अपने पास, लगभग 2 मंथ में अपना कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। तो इसमें क्या रहेगा, आपका लगभग 2 महीने में आपका एग्जाम की डेट भी आ जाएगी CISF के लिए। ठीक है, एग्जाम डेट भी आ जाएगी, तो उससे पहले पहले हमारा तैयारी पूरी हो जाएगी। एम्स वगैरह का भी आएगा तो उसके लिए भी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले हम सुटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुटिक्स का इंट्रोडक्शन और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत मेहनत लग रही है, आपके लिए लगा हुआ हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। ओके, नियमित फार्मा क्लासेज में आपका स्वागत है, पढ़ते रहिए स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज। ठीक है, आपको दोनों भाषाओं में क्वेश्चन दिए हैं, दोनों भाषाओं से आंसर। ठीक है, जहां तक मेरे से हो पा रहा है उतना अच्छा मैं आपको मटेरियल ढूंढ के निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम ना होने की वजह से भी, जैसे 9 से 4 बजे तो ऑफिस जाना पड़ता है, उसके बाद जैसे मैं टाइम निकालता हूँ अपना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मैं तैयार करके दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से ऑब्टेन नहीं हो गया, अगर प्लांट्स की बात आएगी तो हम किसमें पढ़ेंगे? कॉग्नोसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगला है साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन एंड प्रिपरेशन। तो ये हो सकता है क्वेश्चन आंसर, है ना। स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, औषधियों पे क्रिया का अध्ययन। ड्रग एक्शन किसमें पढ़ेंगे? हम कोरोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज किसमें पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, जैसे डिजीज से कैसे होता है ना, स्टडी ऑफ डिजीज। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म, साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन एंड प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, इस सीरीज में हम 25-25 करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका विच डोजेज फॉर्म इज इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा डोजेज फॉर्म मुख द्वारा लिया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका टैबलेट, तो टैबलेट मुंह से लिया जाता है। ऑइंटमेंट कहाँ लगाया जाता है? आपका टॉपिकल रूट से लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर लगाया जाता है, स्किन। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, धीरे-धीरे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। स्किन अगर आपसे कोई पूछे आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपका क्या है? स्किन है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो क्या होता है? आपका लीवर होता है। स्किन को इंटीग्यूमेटरी ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक है, इस इंजेक्शन किस रूट से लिया जाता है? आपकी इंजेक्शन या तो IV रूट से लिया जाएगा या IM रूट से। सपोस्ट्री किस रूट से ली जाती है? आपकी एनल रूट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? टैबलेट। मुख से कौन सी ली जाएगी? आपकी टैबलेट ली जाएगी। अगला है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव द ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात तो मान गया। इंश्योर द एक्यूरेट डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और आप डोज नहीं बनाएंगे, मान टैबलेट ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि एक चुटकी ले लेना, किसी की चुटकी बड़ी हो सकती, किसी की छोटी, 1 चम्मच ले लेना, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए हम डोजेज फॉर्म के रूप में बनाते हैं, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, इसी तरह से। इनहांस द पेशेंट द एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये मुझे तीनों ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप पढ़ते जाइए, एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, वरना आप सीधा आंसर लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म। इनमें से सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी? सिरप। सिरप क्या है? आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है ना। टैबलेट क्या है? आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इमल्सन क्या है? आपकी बाइफेजिक, है ना।
बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है। और इंजेक्शन आपकी क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही आता है, ठीक है आपका। तो ये हो गया आपकी टैबलेट। अगला क्वेश्चन है विच डोजेज फॉर्म कंटेन्स वन और मोर ड्रग्स डिजोल्व इनटू ए स्वीट एंड एक्वस व्हीकल, यानी कि स्वीट एंड किसमें जो एक से दिया एक या एक कौन सा डोजेज फॉर्म मीठे जलीय माध्यम में घुली हुई दवा रखता है, ठीक है। तो कौन सा माध्यम रखता है, जैसे सिरप में आपका कितना होता है, शुगर ही होता है सिरप में, है ना, सिरप में शुगर होता है लगभग 65%, ठीक है। टैबलेट में शुगर नहीं होता, क्योंकि ये क्या बोला है, एक्वस व्हीकल, पानी में जो घुला हुआ ना। तो टैबलेट आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म, कैप्सूल आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ऑइंटमेंट आपकी क्या होती है, ठीक है, ऑइंटमेंट आपकी। अगला है कैप्सूल्स आर जनरली मेड ऑफ, कैप्सूल्स किससे बनी हुई होती है आपकी, स्टार्च, जिलेटिन, सेलुलोज, पैक्टिन, तो किसकी बनी हुई होती है आपकी, जिलेटिन की। स्टार्च मैंने आपको बताया था, टैबलेट जब आपको थ्योरी क्लास डाली है मैंने, देख लेना टैबलेट के बारे में, जब मैंने आपको समझाया था तो टैबलेट्स में क्या लिया जाता है, स्टार्च है बाइंडर के तौर पे लिया जाता है, दूसरा किस तौर पे लिया जाता है, एज ए डिसइंटीग्रेंट के तौर पे, ठीक है, डिसइंटीग्रेंट्स के तौर पे लिया जाता है। तो जिलेटिन भी आपके कितने तरह के होते हैं कैप्सूल्स में, अभी आपके कैप्सूल्स के जब एमसीक्यू जाऊंगा कंप्लीट बताऊंगा, तो जिलेटिन आपके दो तरह के होते हैं, जिलेटिन ए और जिलेटिन बी। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, जिलेटिन ए एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। ये बाकी आगे जब आएगा तो कंप्लीट समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में शायद आएगा आपका, ठीक है, देखिए करके टॉपिक आते जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है which dosage form is meant for external application on skin, ठीक है, त्वचा पर बाह्य उपयोग के लिए कौन सा डोजेज फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। हाँ, एक और बता दो स्टूडेंट्स, आपके जो भी मेनली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एम्स ने तब की बात क्या किया है, इंग्लिश में एग्जाम आएगा आपका, ठीक है। और जो आपका CISF का जो एग्जाम आने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, दोनों मीडियम में रहेगा, तो इसलिए मैंने दोनों की तरह के क्वेश्चन डाले। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी बोला था कि सर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत आप इंग्लिश पे काम करिए, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में आपको इतने वहां लिखवाया नहीं जाएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना है। तो इसमें सिंपल से आपको नॉर्मल इंग्लिश आएगी तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट आएगा था कि सर हमने जो डिप्लोमा किया है वो हिंदी माध्यम से किया है ना, तो उसके लिए फिर मैंने दोनों भाषा में क्वेश्चन लिए। जो बाकी बी फार्मा वाले स्टूडेंट उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है। तो इसके लिए क्या है, which dosage form is meant from the external application on skin, यानी कि स्किन के ऊपर कौन सी प्रिपरेशन लगाई जाएगी इसमें से। तो टैबलेट अंदर जाती है, सिरप बॉडी के अंदर जाती है, कैप्सूल बॉडी के अंदर जाती है, तो क्या बच गया आपका ऑइंटमेंट, ऑप्शन ए आपका ठीक है ना। ऑइंटमेंट आपको बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे लगाया जाता है। अगर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सपोस्ट्रीज इज, तो सपोस्ट्री किस मार्ग से दी जाती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो आपका ओरल रूट से सपोस्ट्री नहीं दी जाती है, ओरल रूट से आपकी टैबलेट कैप्सूल वगैरह ली जाती है, सिरप सस्पेंशन वगैरह लिए जाते हैं। अगला इंट्रावीनस में कौन से लिए जाते हैं, आपके इंजेक्शन वगैरह लिए जाते हैं, इंट्रावीनस से आईवी फ्लूइड्स लिए जाते हैं। सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट्स आती है ना, सबलिंगुअल टैबलेट्स जो आती है, एफ्लोसेंट टैबलेट जो आती है, एफ्लोसेंट नहीं आपकी वो फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग जो टैबलेट आती है वो सबलिंगुअल टैबलेट आती है, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा रेक्टल रूट, ठीक है। सपोस्ट्रीज को किससे लिया जाता है, आपकी रेक्टल रूट से लिया जाता है। अगला है विच डोजेज फॉर्म प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इनमें से कौन सा है जो सबसे तेजी से कार्य अपना शुरू कर देता है। तो टैबलेट का क्या होता है, मिनिमम डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे कम कितना होता है, 15 मिनट का होता है ना। स्टमक में जाके डिजोल्व होने में 15 मिनट तो कम से कम हर टैबलेट को लगती है, ठीक है। कैप्सूल्स का भी वही होता है 15 से 30 मिनट। तो सबसे तेज कौन करती है, आपकी इंजेक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे तेज आपका क्या जाएगा, इंजेक्शन आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका एलिक्सर्स आर, एलिक्सर्स क्या है, तो इसके लिए आएगा आपका ऑयली सॉल्यूशन, नहीं ऑयली सॉल्यूशन की बात होगी तो आपके क्या आ जाएंगे, इमल्शंस, है ना, ऑयल और वाटर का सस्पेंशन, OYWWYO होता है, ठीक है। तो इमल्शन आएंगे। स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एलिक्सर क्या होते हैं आपके, स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक। ये क्वेश्चन है ना जो ये पुराने पेपर से उठा के डाला हुआ है, ठीक है। एलिक्सर्स आपके क्या है, ड्राई पाउडर नहीं होता एलिक्सर, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में आपकी क्या आती है, सेमी सॉलिड में आपकी ये जब पेस्ट वगैरह सब आती है ना, पेस्ट ऑइंटमेंट ये सब आपके सेमी सॉलिड्स में आते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का मैंने एक पहले बताया है, इंट्रोडक्शन के बाद आपके टॉपिक शुरू कर देंगे इसमें। ए सस्पेंशन इज ए, तो सस्पेंशन क्या है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इन वाटर, ड्रग इन वाटर, जो ड्रग है वो वाटर के अंदर मिक्स है। दूसरा है इनसॉल्युबल पार्टिकल डिस्पर्स इन द लिक्विड मीडियम, ये आपका सस्पेंशन हो गया, क्योंकि ये क्या होता है सस्पेंशन सर बाइफेजिक डोजेज फॉर्म। कौन सा होता है, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होता है सस्पेंशन, आपका बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होता है। एक आपकी जैसे ये आपका मान लीजिए लिक्विड है,
ठीक है, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, दो तरह का होता है, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। अभी आगे आएगा तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको थ्योरी भी रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयारी करनी है न्यू फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपको 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा फार्मेसी का। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या हो गया आपका, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होती है। पूछे तो कितने टाइप के, 2 टाइप के, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका, विच डोजेज फॉर्म इज स्टेराइल बाय द नेसेसिटी, इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म अनिवार्य रूप से स्टेराइल होना चाहिए। टैबलेट का कोई अनिवार्य नहीं है, सिर्फ एक टैबलेट होती है जो आपकी बॉडी में इम्प्लांटेड टैबलेट रखी जाती है। ठीक है, इम्प्लांटेड जो टैबलेट आती है वो स्टेराइल होती है। उनको क्या करा जाता है, आपकी जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर कट लगा के, यानी स्किन को काट के उसके नीचे रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर वापस से आपकी स्किन को सील दिया जाता है। तो इम्प्लांटेड जो टैबलेट होती है, इसमें कौन सी टैबलेट्स यूज की जाती है, आपकी जो ये आपकी फर्टिलिटी को रोकने के लिए जो टैबलेट्स यूज की जाती है। ठीक है, उन टैबलेट्स पे इसमें इम्प्लांट किया जाता है। कैप्सूल्स आपकी कोई स्टेराइल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्टोमक में जाएगा वो अपने आप स्टेराइल हो जाएगा। पाउडर आपकी फ्रूट से लेंगे, ज्यादातर ओरल रूट से लिया जाएगा, तो पाउडर्स का भी स्टेराइल होना जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर बच गया सीधा इंजेक्शन से, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर जाते हैं, तो उनको स्टेराइल होना जरूरी है, वरना आपको ब्लड इन्फेक्शन होने के चांस आएंगे और जो भी बैक्टीरिया फंगस जो भी जाएगा वो दिक्कत क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑइंटमेंट्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो आपके ऑइंटमेंट्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं, सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टैबलेट कैप्सूल आती हैं। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको, याद रख लेना स्टूडेंट्स। लिक्विड डोजेज फॉर्म आपकी सिरप वगैरह आती है। ठीक है, सिरप हो गया आपका, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म हो गया जैसे इमल्सन, सस्पेंशन, है ना। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ऑइंटमेंट आप किस में आएंगे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आएंगे, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट होगी। ठीक है, ये सब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। गैसेस फॉर्म नहीं, गैसेस फॉर्म में तो आपकी गैसें आती है ना, जैसे ऑक्सीजन देते हैं किसी पेशेंट को, नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है या नाइट्रोजन दिया जाता है, N2O दिया जाता है, ये सब आपके पेशेंट्स को दिया जाता है। CO2 भी दिया जाता है पेशेंट्स को। किसमें CO2 का काम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर पूछा हुआ भी है। CO2 क्या है, आपकी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है। ठीक है, तो जब जिस पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है उसके अंदर 5% मिक्स करके CO2 भी दी जाती है, जिससे लंग्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन उसको नहीं दी जाती उस पेशेंट को। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, विच रूट बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऐसी कौन सी रूट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ऐसे ड्रग जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, आपसे लोकेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि ड्रग आपका काम करने से पहले डिग्रेड होने लगी। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी लीवर के अंदर भी वहां डिग्रेड होगी, यानी कि उसने कोई एक्शन शो नहीं करा था, तो उसको बाईपास करने के लिए कौन सा रूट अपनाया जाता है, ओरल रूट नहीं। ओरल रूट तो कैसे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जैसे आपने टैबलेट या गोली जो भी खाई तो वो कहाँ जाएगी, आपके स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से एब्जॉर्ब हुई, ब्लड फ्लो है इसके पास में, तो ब्लड से कहाँ पहुंच गई, वो आपके लीवर के अंदर, तो ये रूट नहीं अपनाया जाएगा। दूसरा सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल से कहाँ चली गई वो आपके। ठीक है, गैस्ट्रिक रूट नहीं, इंटेस्टाइनल नहीं, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में जैसे आपने जीभ के नीचे रखी, जीभ के नीचे रखने से डायरेक्ट कहाँ गई वो ब्लड में। ठीक है, और उसने अपना जब लीवर तक पहुंचेगी तब तक वो अपना एक्शन शो कर चुकी होगी, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर चुकी होगी और ड्रग। ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो आपके इंजेक्शन भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को काट के चल देते हैं आगे, तो वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने में काम आते हैं। यानी कि ओरल रूट जो आपकी जाएगी, यानी कि जो आपके स्टोमक से होके जाएगी, वो ड्रग सब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पाथवे में फंस जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो मैं आपको क्वेश्चन सीधा टिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। ऐसे ही अपन कंप्लीट पढ़ते पढ़ते चलेंगे, पूरी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जितना भी आपके टॉपिक्स हैं सब पढ़ते हुए चलेंगे। और जो भी डाउट आता है उसके लिए मैं आज CISF के कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ओके, डोजेज फॉर्म इंप्रूव, डोजेज फॉर्म किसे बेहतर बनाते हैं, स्टेबिलिटी को, सेफ्टी को, एफिकेसी को, ऑल ऑफ दीज हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी भी बढ़ाते हैं डोजेज फॉर्म, सेफ्टी भी बढ़ाते हैं, ड्रग की एफिकेसी भी बढ़ाते हैं, तो इसके लिए ऑल ऑफ दीज हो जाए। सोचना नहीं, इतना अच्छा इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विच डोजेज फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए पेशेंट हैविंग अ डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग टैबलेट्स, यानी कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसको स्वेल करने में, यानी उस टैबलेट को निगलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी। तो टैबलेट को तो नहीं निगला जाएगा, फंस जाएगी गले में, कैप्सूल भी फंस जाएगी, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए हम सिरप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिरप को आपको पीना है।
लोरेंजीज आपको चूसनी पड़ेंगी तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, उसके गले में फंस सकती है, ठीक है, तो इसलिए आप सिरप उसको देंगे उस पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। ये क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम्स में आता है, बहुत एग्जाम्स में जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये मेनली आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं ना, प्रीवियस जो एग्जाम है, ठीक है, उससे आए हैं। लास्ट 10 ईयर्स के लगभग मैंने वहां से उठा के धीरे बनवाए हैं ये, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा मेहनत का भी काम है, पुराने क्वेश्चंस को लेना, फिर उनको टाइप करना, फिर उनके लिए पीडीएफ तैयार करके वो, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे मैं मैनेज कर रहा हूँ टाइम को, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफिस का भी टाइम होता है फिर उसके बाद, तो ये दिक्कतें आ रही है, तो जल्दी मैं थोड़ा मैनेज करके आपके लिए क्लास डाल रहा हूँ। द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, तो बायोबिलिटी क्या है, ड्रग स्टेबिलिटी, फ्रैक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, सीधा सा आंसर है इसका, इसको रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बायोलॉजी के बारे में, जब आपने डी फार्मा बी फार्मा किया होगा वहां भी टीचर्स ने बहुत क्वेश्चन पूछा होगा। जब मैं थ्योरी क्लास लेता था, यानी कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो उस टाइम भी मैंने बहुत लिया है, मतलब बहुत पूछा है क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में भी बच्चों से, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। विच डोजेज फॉर्म जनरली प्रोवाइड्स इज द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी, कौन सी जो है जो हाईएस्ट बायोबिलिटी शो करती है, ठीक है। इसके लिए हम आपको सिंपल सा बताता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या आती है आपकी हाईएस्ट बायोबिलिटी, आती है आपकी आईवी रूट्स की, ठीक है, आईवी रूट की, फिर उसके बाद आईएम रूट, ठीक है, आईवी नोट कर लेना, आईवी आईएम, फिर उसके बाद आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके सस्पेंशन वगैरह होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कैप्सूल्स, और फिर उसके बाद आते हैं आपकी टैबलेट। बायोबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ड्रग आपने जो जितने मान लो 100 mg ली है, वो 100 mg मान लीजिए, एग्जाम्पल हर चीज पे जितने भी प्रिपरेशन है सबके लिए बता रहा हूँ, 100 mg मान लीजिए आपके ड्रग है, तो आईवी रूट से अगर देंगे तो वो आपके 100 के 100 आपके ब्लड में पहुंच गई। आईएम रूट से देंगे तो कुछ जो ड्रग है वो आपकी कहाँ मसल्स में अटक जाती है, यानी कि मान लीजिए 97% पहुंची, 96 मान लीजिए 96% पहुंची। सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होता है, जैसे ड्रग आपने पी, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे आपने पी तो ड्रग घुलने और इसमें टाइम कम लगेगा और ड्रग डिग्रेड होने के चांस कम रहेंगे। तो इसमें मान लीजिए आपकी 80% या मान लीजिए 90% ड्रग आपकी ब्लड के अंदर पहुंची। तो इसी तरह से सस्पेंशन में उससे थोड़ी कम पहुंचती है, ठीक है, 88 मान लीजिए, और सबसे कम किस में पहुंचती है आपकी टैबलेट्स में, ठीक है। जितनी आप mg खाएंगे, तो मान लीजिए टैबलेट में लगभग आपकी 100 mg खाई, आपको 80 mg ही आपके ब्लड में मिलेगी, ठीक है, और इसमें कितनी मिलती है आपकी 85 mg की तरह। तो इस तरह से आपकी बायोबिलिटी डिसाइड होती है। इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है, आईवी सी टेस्ट लगाया जाता है। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस के तहत हम इसको डिसाइड करते हैं आपके ब्लड के अंदर, यानी कि सैंपल ले लेकर देखा जाता है उस पेशेंट का कितना ब्लड के अंदर ड्रग मिली है आपको, ठीक है। उसके बाद विच एक्सिपिएंट्स इज प्राइमरली यूज्ड एज ए बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट निर्माण में मुख्य बाइंडर के तौर पर किसका उपयोग है, ऊपर भी बताया था मैंने आपको, स्टार्च पेस्ट यूज की जाती है। एक मैंने थ्योरी लेक्चर भी डाला हुआ है, जो स्टूडेंट्स को देखना हो, थ्योरी लेक्चर डाला आपका टैबलेट टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो एमसीक्यूज आएंगे अगले 50 तो टैबलेट से ही आएंगे, तो पहले के मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपके, और फिर आपकी बारी सीरीज के तहत मैं दोबारा से डालूंगा। तो थ्योरी लेक्चर जिस स्टूडेंट को लेना है, इसके मैंने 4 पार्ट डाले हैं, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर समझाया है, तो आप उसमें जाके पढ़िए, तो जिससे आपको जो कल नेक्स्ट दिन जो आने वाले क्वेश्चन हैं टैबलेट के, वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इसको पढ़ा नहीं। जो निमित फार्मा क्लासेस में जो मटेरियल मिलेगा, इससे बाहर आपको एक भी एमसीक्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 100% आपका पेपर इसी में से आएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, मैंने जो पढ़ा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने आईटीबीपी का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम 60 क्वेश्चन फार्मेसी के आए थे, तो मेरे 59 क्वेश्चन ठीक हुए थे, ठीक है, 60 में से 59। ऐसे मैंने जब सीआरपी का एग्जाम दिया था, तो उसमें भी मेरे फार्मा के कंप्लीट क्वेश्चन ठीक थे, उसमें शायद 50 क्वेश्चन फार्मा के आए थे, तो 50 के 50 मैंने ठीक किए थे। ऐसे ही जब मैंने एमसीआरई दिया, तो उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने खुद एग्जाम देके देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैंने एसएसबी का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें भी बहुत अच्छी रैंक आई थी, यानी कि इसमें तो मेरी ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक थी, इसमें पता नहीं सेकंड या थर्ड ऐसी कुछ रैंक थी, इसी में भी अच्छी रैंक थी एसएसबी में। तो ऐसा ही रैंक रहा, सेकंड था या पता नहीं फर्स्ट, ऐसा ही कुछ रैंक था। तो ये तीनों एग्जाम्स मैंने लगातार क्रैक किए थे। उसके बाद फिर मैंने एमसीआरई का एग्जाम क्रैक किया। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, उससे बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो
अपनी मेहनत से 2-3 साल मैंने जो तैयारी की थी, उस तैयारी के बाद जो मेरे पास नोट्स प्रिपेयर हुए हैं, उसी नोट्स में से मैं आपको ये कंटेंट निकाल के दे रहा हूँ। इससे बात कुछ नहीं आना, इसको आप पढ़ लीजिए, रख लीजिए, समझ लीजिए, जैसा जो करना है वो आप कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल थ्योरी लेक्चर यूट्यूब पे तो इतना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है स्टूडेंट्स, टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो देखते हैं थ्योरी लेक्चर्स का भी। बाकी अभी मैं एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इसको पढ़िए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लगेगा आपका, यानी कि इसका क्या आएगा आपका स्टार्च पेस्ट, ठीक है ना। टाल्क पाउडर को एज ए ग्लाइडेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ये एज ए लुब्रिकेंट और ये एज ए ओपेसिफायर के यूज किया जाता है, ठीक है। ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स ओवर टैबलेट, ठीक है। टैबलेट की तुलना में कैप्सूल्स की एक प्रमुख लाभ क्या है? बेटर टेस्ट मास्क, लोअर कॉस्ट, हाई कॉस्ट होती है इनकी, तो बेटर हार्डनेस, बेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेटर टेस्ट मास्किंग, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों ऑप्शन तो वैसे कट गए थे, क्योंकि कैप्सूल तो महंगी होती है, ठीक है। हार्डनेस तो उनकी ज्यादा होती है, किसकी? टैबलेट्स की, ठीक है। स्टेबिलिटी तो टैबलेट्स की ज्यादा होती है। तो ये आ गया आपका बेटर टेस्ट मास्किंग। अगला आपका था फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक एक्शंस इज कॉल्ड। तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैंने पहले भी जब थ्योरी लेक्चर दिया तो उसमें बताया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन फुल फॉर्म भी पूछी हुई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, इंग्रेडिएंट्स एपीआई बोलते हैं। तो इस एपीआई की फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, ठीक है। तो एपीआई अगर कहीं आ रहा है तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना क्या है, तो वो है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो ये लिखा है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर थेराप्यूटिक एक्शन इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है? ऑप्शन सी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ओके, सीधा ये वही है, क्या सोचना है इसमें, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आता है आपका। तो आपको ज्यादा कुछ टफ वगैरह के पीछे नहीं भागना कि सर मैं क्या करूं, मैं कहां से पढ़ूं, मैं मुझे क्या करना है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं सिंपल बता दूं, सिंपल रखना है आपकी तैयारी को बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी वगैरह कुछ नहीं, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है इतना पढ़िए। अगर आपके पास कोई डी फार्मा की बुक वगैरह है, नोट्स, तो उनको पढ़ लीजिए। थोड़ी जैसे मैं क्वेश्चन डालूंगा तो उसी हिसाब से आप सॉल्व करके देखिए। आपको कंप्लीट एक भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं कमेंट के बाद आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट करने का कहूंगा, ठीक है। जब लाइव क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी तो उस टाइम आप ये देख लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। Which route is most suitable for the emergency situations requiring immediate actions? आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रभाव हेतु कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है? ओरल रूट नहीं, इमरजेंसी उस पेशेंट को ओरल रूट से जाएंगे तो कम से कम भी 15 से 30 मिनट लगेंगे उस पर कोई फ्रैक्चर करने में, तब तक तो पेशेंट की इमरजेंसी है। रेक्टल रूट नहीं, इंट्रावीनस रूट आपकी सबसे सुटेबल रूट है, क्योंकि इसकी बायोलिटी भी 100% है और एक्शन भी तुरंत होता है, क्योंकि ड्रग तुरंत ब्लड में जाती है, विद इन 15 सेकंड के अंदर असर होना शुरू कर देगा। टॉपिकल रूट से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक रहेगा इसके लिए। अगला है इंटरकोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू। तो पहले मैंने जब आपको टैबलेट पढ़ाई थी, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेज में देखी होंगी, पढ़ा होगा, और जब ऑनलाइन क्लास में जो मैंने डाली है यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें तो वॉइस का इश्यू था, तो उसमें भी मैंने पूरा समझाया। तो इंटरकोटेड टैबलेट किसके लिए यूज की जाती है? ये आपकी इंटेस्टाइनल रूट, इंटेस्टाइन में जब एक्शन शो करवाना हो किसी तरह का लोकल एक्शन, तो उसके लिए यूज की जाती है। कहाँ पे एक्शन शो करवाना हो? इंटेस्टाइन में। लोकल एक्शन शो करवाना हो तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर जो पॉलीमर यूज किया जाता है, वो होता है सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। ये क्या होता है? आपका एसिड रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ये? एसिड रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आपका जो स्टोमक है उसके अंदर ये डिजोल्व नहीं होगी, तो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका 3 आवर्स बोला जाता है, 3 आवर्स। 2 घंटे आपके स्टोमक में रहेगी, 1 घंटे आपके जाके इंटेस्टाइन के अंदर डिजोल्व होगी, ठीक है। ये जो होता है ये बेस में डिजोल्व होता है, यानी कि सेलुलोज एसीटेट थैलेट किस में डिजोल्व होता है? बेस में। तो जब इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम मिलता है इसको, तब ये वहां पे सीएपी डिजोल्व होने लगता है। उसके बाद सीओपी डिजोल्व होने के बाद आपकी ड्रग डिसइंटीग्रेट होती है, तो इसलिए इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत बार पूछा हुआ 3 घंटे होता है। पॉलीमर कौन सा? सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज किया जाता है। तो कहाँ इसका काम क्या है? इंक्रीज स्वीटनेस, नो, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड, ये ठीक है। इंप्रूव कवर, रिड्यूस द टैबलेट साइज, नहीं, टैबलेट साइज तो बढ़ेगी तो आप उस पर कवर करेंगे, तो इंप्रूव कवर नो, इसका अपना काम क्या बताया मैंने? गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है। विच डोजेज फॉर्म इज इंटेंडेड टू रिलीज ड्रग स्लोली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड? कौन सा डोजेज फॉर्म लंबे समय तक धीरे धीरे दवा छोड़ता है? वो सिंपल है, कौन? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, यानी धीरे धीरे एक्शन शो करेगी। यानी कि इसमें पार्टिकल्स को क्या करा जाता है? पहले जैसे मान लीजिए आपकी टैबलेट है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमने भर दिए,
तो ऐसा नहीं कि एक साथ सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, धीरे धीरे पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के जैसे ये पार्टिकल, मान लीजिए इस पार्टिकल को मैं बाहर निकालता हूँ, इस पार्टिकल के अंदर छोटे पार्टिकल पहले बाहर वाला उठेगा, ये एक्शन शो करेगा, फिर अंदर वाले धीरे धीरे। तो इस तरह से सस्टेन रिलीज टैबलेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स को तुरंत अपना एक्शन शो करते हैं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस टाइम की सीरीज का लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, कौन सी एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है? तो मैंने अभी बताया था, क्रीम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जेल आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ऑइंटमेंट आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो क्या है सिर्फ ये कौन सी है? लिक्विड डोजेज फॉर्म। कौन सी डोजेज फॉर्म है? लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन शाम की सीरीज में आएंगे, लगभग 7 बजे के आसपास आपकी सीरीज आएगी। जिन स्टूडेंट्स को डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल देना, मैं उनके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर लाइव क्लास की हमें जरूरत है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो लाइव क्लास में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे आप पहले बताएंगे कि आपको लाइव क्लास की जरूरत है, मैं उसी हिसाब से अपना टाइम निकाल के आपके लाइव क्लास लाऊंगा। वो पॉसिबल हो पाएगी लगभग 9:30 बजे के बाद रात को। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा भी आपको पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। CISF की वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती स्टूडेंट। ठीक है, लगभग आपकी 20 वैकेंसियां हैं। उसके अलावा आपकी एम्स की आई हुई वैकेंसी, उसकी तैयारी के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लगे रहिए। और एक आपका पंजाब में भी वैकेंसी आई हुई है ना, उसका भी फॉर्म देख लेना। ठीक है, तो उसमें भी 400 कुछ पोस्टें हैं। तो आप लगे रहिए स्टूडेंट, तैयारी करिए और नियमित फार्मा क्लासेज आपके साथ रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।